सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में हमको लगता है मानचित्र बना दिए थे। चलिए नीचे लिख दीजिए सिंधु नदी। सिंधु नदी सिंधु नदी। चलिए ध्यान दे, बढ़िया से समझो, पहले क्लास को समझना है, जब लगभग याद हो जाए फिर कॉपी में करेंगे। देखिए सिंधु नदी का जो उद्गम है हमने आपको बताया था कि भारत में नहीं होकर तिब्बत में, और आप जानते हो कि तिब्बत में एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम क्या है? कैलाश पर्वत। इस पर्वत को ही हम लोग क्या कहते हैं? कैलाश पर्वत। और इसी कैलाश पर्वत पर बर्फ का ग्लेशियर, और इसी ग्लेशियर का नाम क्या है? बोखरचू ग्लेशियर। और इस बोखरचू ग्लेशियर से जो पानी पिघलती है एक जगह आती है, उसको हम लोग मानसरोवर झील के नाम से जानते हैं। और इसी मानसरोवर झील से ही एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। तो आपको कभी भी सिंधु रिवर को बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है कि सिंधु नदी, यही नदी सिंधु नदी है, और यहां से यह पाकिस्तान में यहां जाती है और फिर इस प्रकार से अरब सागर में डेल्टा बना देती है। आपको बताया था कि नदियां लास्ट होते होते डेल्टा बनाती है, याद है ना सबको? ये अरब सागर की डेल्टा है, नीचे हमारा अरब सागर हो गया, यह अरब सागर है। अब इसमें जो जो क्वेश्चन आते हैं उसको ठीक से सुनना है। पहला आपसे पूछा जाएगा कि बताओ सिंधु किस पर्वत से निकलती है? कैलाश। सिंधु किस ग्लेशियर से निकलती है? बोखरचू। सिंधु किस झील से निकलती है? मानसरोवर। तो तीनों क्लियर हो गया। सिंधु भारत से निकलती है कि तिब्बत से? तिब्बत से। और तिब्बत में इस सिंधु नदी को हम लोग सिंगी खवांग कहते हैं। सिंगी खवांग का मतलब होता है सिरमुख। सिरमुख, शेर जैसा मुख। तो आपको कभी कभी पूछा जाएगा सिरमुख किस नदी का नाम है, तो आपको कहना है कि तिब्बत में इसी सिंधु नदी को हम लोग क्या कहते हैं? सिरमुख, या इसी का नाम क्या है? सिंगी खवांग। दूसरी बात, यह जब एंट्री मारती है तो यह जम्मू लद्दाख का हिस्सा है, और लद्दाख के हिस्से में यह जिस स्थान से एंट्री मारती है इस स्थान को हम लोग दमचौक कहते हैं। दमचौक जगह का नाम क्या है? दमचौक। आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु भारत में कहां से प्रवेश करती है, तो आपको ध्यान रखना है एंट्री कहां से है? दमचौक। इसके बाद इसी नदी के किनारे लद्दाख की राजधानी कहां है? लेह। लेह स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, लेह किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे है। यहां पर ऊपर काराकोरम सीरीज है, और उसके बाद यहां लद्दाख सीरीज है, और नीचे जॉस्कर है। ये लद्दाख, और यहां पर ये लद्दाख सीरीज को काट करके और भी आकार की बहुत गहरी घाटी बनाता है, जिसको हम लोग महाखंड कहते हैं या गौज कहते हैं। और यह जो जगह है, यह जगह बुंजी में है, इसीलिए इसको बुंजी गौज के नाम से जानते हैं। और यह वर्ल्ड में नदियों के द्वारा बनने वाला सबसे बड़ा गौज है। इसकी गहराई 5200 मीटर। तो देखिए वर्ल्ड लेवल का गौज होगा। इस गौज का नाम बुंजी गौज है। गौज क्या होता है? आपको पिछले दिन सिखाया था कि नदी गिरती है तो भी आकार की घाटी बनाती, और जब यही भी आकार बहुत बड़ा हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गौज का। और इस गौज का निर्माण किस जगह पर होता है? बुंजी। जगह का नाम क्या है? बुंजी। और इसीलिए इसको हम लोग बुंजी गौज कहते हैं। और यह इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड का नदियों द्वारा निर्मित सबसे बड़े गौज में से एक। और यहां पर ध्यान दीजिए, फिर यह लद्दाख का ही बेल्ट है, और वहीं से फिर पाकिस्तान में इन करती। और ये जो जगह आप देख रहे हो, इस जगह का नाम है चिल्लास। चिल्लास, और चिल्लास टू दमचौक, यही इंडिया में सिंधु नदी है, जिसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। जबकि अगर हम यहां से लेकर यहां तक बात करें तो इसकी लंबाई 2880 मीटर है। देखो आपसे पूछा जाएगा सिंधु की कुल लंबाई कितनी है? 2880। सिंधु की भारत में लंबाई 1114। भारत में कहां से कहां तक? दमचौक से चिल्लास। बात समझे? सिंधु नदी भारत से पाकिस्तान जाती है, और पाकिस्तान में एकदम जोर से चिल्लाती है। दम है तुमको रोकने का? बात समझ लो, एकदम ध्यान रखिएगा। उधर चिल्लाती है किधर? पाकिस्तान तरफ। तो जब कहेंगे उधर तो कहना जी चिल्लाए वाला, चिल्लास। क्या चिल्लाती है? दम है तुमको चौक कर देने का। जगह का नाम क्या है? दमचौक। बोलो इधर कहेंगे एंट्री कहां है? दमचौक। अब उधर बोलो चिल्लास। दमचौक जो है, दमचौक से चिल्लास की दूरी कितनी है? 1114 किलोमीटर। गौज का नाम बोलो बुंजी गौज। इसी के किनारे भारत का शहर कौन है? लेह। फिर एक इंपॉर्टेंट, तो आजकल सेटर इतना एडवांस हो गया है कि कभी कभी हमको चिंता होती है लोग कभी चला क्या हो। तुमको दे देगा लेह स्थित है सिंधु के दाएं तट पर। सिंधु के दाएं तट पर, तो तुमको अपने से समझना है। बोलो कौन तट पर? दाएं तट पर। दाएं दाएं समझा है कि समझाना होगा? समझ लो ना। अब यही जो देख रहे हो पाकिस्तान में अरब सागर से मिलती है, और यहां पाकिस्तान का एक शहर है कराची। और यह भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ दे, तुमको क्वेश्चन पूछेगा कराची शहर स्थित है सिंधु के पूर्व, सिंधु के पश्चिम? जल्दी बोलो, सिंधु के पश्चिम। कराची शहर स्थित है सिंधु के दाएं कि सिंधु के बाएं? क्या दाएं? कितना में दाएं लग रहा है? सिंधु के दाएं हाथ गिराओ। बाएं कितना लग रहा है? दाएं। अरे हाथ नहीं उठा दाएं। तुम कहां रहे? बोल दाएं लग रहा कि बाएं? दाएं। अच्छा बढ़ जाओ। सिंधु के दाएं की बाएं? दाएं। वेरी गुड। देखो जो लड़के को दाएं बाएं नहीं समझ में आता है कुछ नहीं करो, यही नदी है, आई नदी की पानी ऐसे आ रही है तो तुम अपना मुंह उधर करके इसी पर तैरो। अब देखो दाहिना हाथ तरफ है कि बाएं हाथ तरफ? दायां हाथ तरफ है, दायां होगा। इधर जाता तो बाएं होता। तैरने आ गया सबको? इसी में तैर रहा है तो बोलो लेह दाएं की बाएं? जल्दी बोलिए बाएं। बाएं हो जाएगा, कराची बाएं हो जाएगा। तो अब आपका ये दोनों फ्रेज एकदम यहां तक का स्टेप हो गया। नेक्स्ट सुनते जाए, बहुत ही बढ़िया समझ ध्यान दो। एक बार सिंधु को बढ़िया से समझोगे फिर सब क्वेश्चन बनने लगे। और जहां स्टेप थोड़ा भी कम लिया तो गड़बड़, इसको मानचित्र में भी खुद तुमको बना लेना। मानचित्र तो जितना बनाओगे भूगोल का आत्मा इसी में बसता है। और जरा ध्यान से समझोगे, यहीं पर अगर हम बात करें तो एक नदी आके मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है? सियोक नदी। नदी कौन है? सियोक। सियोक का अर्थ क्या होता है? मृत्यु की नदी। यहां एक नदी मिलती है गिलगित नदी। नदी का नाम क्या है? गिलगित नदी। इसके बाद यहां एक नदी मिलती है काबुल नदी। काबुल नदी। और काबुल की सहायक कौन है? स्वात नदी। स्वात पूछेंगे, स्वात किसकी सहायक है? काबुल का। यहां पर एक नदी मिलती है, बोलो कौन सी नदी है? गोमल रिवर। गोमल। इस नदी का नाम क्या है? गोमल। पूछा जाए गोमल नदी भारत से मिल रही है कि पाकिस्तान से? पाकिस्तान से मिल रही है। और ये गोमल नदी दाएं सहायक है कि बाएं? दाएं। सब दाएं वाला भी हम बनाए, अब बाएं वाला बनाए। तो इसके दाएं सहायक नदी है सियोक,
गिलगित, काबुल, गोमल, ये सब इसके दाएं सहायक नदी है। अब इतनी बात सिंधु में कम से कम सभी बच्चों को एकदम क्लियर होना चाहिए। बोलो जितना क्लियर होगा सबसे, तो चलिए नीचे आप आराम से 4-5 लाइन 6 लाइन जगह छोड़ दीजिए इस फिगर के लिए, और सिंधु नदी हेडिंग हो जाएगा, और केवल सिंधु बनाना। पिछला में तुम सब नदी बनाया, अब सब का एक एक करके बनेगा, अब तब जाके चलेगा कि हाँ एकदम फिट होते चला जा रहा। चलिए तो जल्दी से बोला जाए। ये दो जगह हो गया ना, लेह और थोड़ा सा हल्का जम्मू कश्मीर, बस और निकल गए, समझ गए ना। हाँ तो सिर्फ इंडिया में दो जगह, एक लेह लद्दाख बोलोगे, लेह तो राजधानी हो गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, बस और इंडिया में कहीं नहीं। नीचे कस बोलिए कैनियन, कैनियन हम लोग देखिए गॉर्ज कैनियन, आपको ध्यान दीजिए पहाड़ पर है, ऊंचाई से गिरेगी तब गॉर्ज और कैनियन का निर्माण होता है। जब पहाड़ से गिरेगी तब, और बाकी भी आकार बनेगी, की आकार बनेगी, हल्का भी बढ़ गया तो कैनियन हो गया, और बढ़ गया तो महाखंड हो गया। ये सब फिजिकल में पढ़ो, बस जब फिजिकल आएगा ना तो उसमें स्थलाकृति एक रीडिंग चैप्टर हो, तो सोनाली द्वारा निर्मित स्थलाकृति, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, सब डिटेल वहां पर पढ़े, ठीक है। नहीं तो अब इसमें हम लोग ध्यान दें, यहाँ पे गॉर्ज बनाती है जो कैनियन से भी थोड़ा इसमें बड़ा ही रूप है, और उस गॉर्ज का निर्माण भारत में कहां होता है? बुंजी नामक जगह, इस जगह का नाम क्या है? बुंजी। तो चलिए जल्दी से नीचे 6-7 लाइन छोड़ के डैश लिख दीजिए, इस फिगर को बना लेना, या पहले बना ही लेगा सब, बना ही लो तो शुभ काम हो जाए, ठीक है। हम जान रहे पीछे से बोलेगा, बड़ा कर दीजिए। एग्जाम टाइम जब नजदीक होगा तो यही मानचित्र तुमको फास्ट रिवीजन करवाएगा, पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, केवल फिगर देखते जाओगे, बढ़ते जाओगे, इसलिए फिगर में भी सभी बात आपकी बननी चाहिए। कम से कम 2 कलर का यूज करेगा, जहां जहां मेन इंपॉर्टेंट तत्व है वो वाला कलर हो जाएगा। चलिए अब महत्वपूर्ण बात, जो नहीं बना पाया वो आराम से बनाना, बोलते रहेगा। पहली बात जल्दी से बता दो, सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है कि भारत से? तिब्बत से। तिब्बत में झील, मानसरोवर, पर्वत, कैलाश, और इसमें बड़ा सा ग्लेशियर बोखरचू, ग्लेशियर का नाम क्या है? बोखरचू। नीचे डैश लिख दीजिए, नीचे डैश लिखिए। सिंधु नदी, सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है, सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है, सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है। नीचे फर्स्ट नंबर देके लिख दो, पर्वत डैश, नीचे फर्स्ट नंबर पर्वत डैश, मानसरोवर पर्वत, सॉरी कैलाश पर्वत, पर्वत में हो जाएगा कैलाश पर्वत, पर्वत डैश देखिए कैलाश पर्वत। नीचे लिख दो झील डैश, झील डैश, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। नीचे लिख दो ग्लेशियर, ग्लेशियर, ग्लेशियर का नाम हो गया बोखरचू, बोखरचू, ग्लेशियर बोखरचू, बोखरचू। नीचे स्टार लगा के डैश लिखते हैं, सिंधु नदी को तिब्बत में, स्टार लगा के डैश लिखें, सिंधु नदी को तिब्बत में, सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खवांग, सिंगी खवांग ब्रैकेट में शेरमुख कहते हैं, सिंगी खवांग ब्रैकेट में शेरमुख कहते हैं, सिंगी खवांग ब्रैकेट में शेरमुख कहते हैं। शेर जैसा मुख, शेर जैसा मुख का मतलब शेर और गाय को मुख देखने में क्या अंतर है? शेर और गाय के देखने में क्या अंतर है? शेर का आगे का हिस्सा चौड़ा और पीछे का हिस्सा पतला, गाय का आगे का हिस्सा क्या होगा? ठीक उल्टा, पतला और पीछे का हिस्सा चौड़ा। घर में भी तुम नाम सुने होगे गोमुख और शेरमुख, गोमुख नाम सुने हो? गोमुख का मतलब क्या हो गया? आगे का हिस्सा पतला और पीछे क्या हो गया? चौड़ा, तो घर गोमुख हो। अब अगर आगे ही चौड़ा और पीछे पतला हो गया तब बगमुख हो गया या शेरमुख हो गया। तो जहां बगमुख घर है तो उसको ठीक नहीं माना जाता। बगमुख माना किसी का घर आगे से रहे 7 फीट और पीछे 59 हो गया तो हो गया कि घर में अशांति ज्यादा रहे। अगर आगे से 59 पीछे 7 हो गया, 1 फीट बढ़ गया तो हो गया कि गोमुख है, ये ज्यादा शांति घर हो। तो वास्तुकला भी उसी तरह से गोमुख और बगमुख की बात भी करता है। तो इसका नाम क्या है? शेरमुख, आगे चौड़ा और पीछे पतला, उस स्ट्रक्चर को शेरमुख कहते हैं। चलो बोलो भारत में एंट्री कहां करती है? दम चौक, निकलती कहां है? चिल्लास, पाकिस्तान को चिल्ला के कहती है कि दम हटाओ, चौक करके दिखाओ, रोक करके दिखाओ। बोलो क्लियर है? बोलो ना, नीचे डैश लिख दीजिए, नीचे डैश लिख दीजिए। सिंधु नदी भारत में
सिंधु नदी भारत में दमचौक से प्रवेश करती है, दमचौक से प्रवेश करती है, दमचौक से प्रवेश करती है और चिल्लास से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, चिल्लास से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, चिल्लास से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। बोलो दमचौक पे चिल्लास क्लियर हो गया। बोलो सिंधु की कुल लंबाई कितनी है? 2880, कुल लंबाई 2880 और भारत में इसकी लंबाई 1114। कहां से कहां? दमचौक से चिल्लास 1114 और यहां से लेकर पूरा तो 2880। नीचे स्टार लगा लिख दीजिए। सिंधु नदी की कुल लंबाई, सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है उसी में, तथा भारत में इसकी लंबाई, तथा भारत में इसकी लंबाई, भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर। ब्रैकेट में कर दो। बोलो कहां से कहां? दमचौक से चिल्लास, ब्रैकेट बम, दमचौक से चिल्लास, ब्रैकेट बंद कर दोगे। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है, 1114 किलोमीटर है। नीचे डैश लिख दीजिए स्टार लगा के। सिंधु नदी, सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटकर, लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटकर भारत का सबसे बड़ा गॉर्ज, लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटकर भारत का सबसे बड़ा गॉर्ज, सबसे बड़ा गॉर्ज, बोलो कौन सा गॉर्ज है? बुंजी गॉर्ज का निर्माण करता है, सबसे बड़ा गॉर्ज बुंजी गॉर्ज का निर्माण करता है। बुंजी अंडरलाइन कर देना, बुंजी जगह का नाम है लद्दाख में, बुंजी गॉर्ज का निर्माण करता है। तो विश्व इसलिए नहीं लिखा है कि वर्ल्ड जब पढ़ोगे तो पूरा आएगा। इसकी गहराई कितनी है? 5200 मीटर और इससे ज्यादा गहराई फिर कोलोराडो के पठार में मिलता है। तो कोलोराडो पठार वाला को कहीं भी बोल देता है तो फर्स्ट है, तो वहां विश्व बोलेंगे तो थोड़ा विवादित हो जाता है। भारत में तो बेचारा इकलौता है नहीं, तो कहीं कोई बात नहीं है। बाकी कोलोराडो पठार में पढ़ाएंगे तो इसका चर्चा फिर वहां डिटेल कर लेंगे। चलिए अब हम लोग बुंजी गॉर्ज क्लियर हो गया, जिसको लिखना है गहराई ब्रैकेट में कर सकते हो 5200 मीटर गहरा। तो बुंजी गॉर्ज की गहराई कितनी है? 5200 मीटर। चलो जल्दी बताओ, दो शहर भारत का कौन सा शहर? लेह, इसके दाएं की बाएं, बाएं और कराची, जल्दी बोलो दाएं। तो नीचे डैश लिख दीजिए अस्तार को। भारत में लेह शहर, भारत में लेह शहर, लेह शहर, लेह शहर सिंधु नदी के, सिंधु नदी के बाईं ओर स्थित है, सिंधु नदी के बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है। चलो जल्दी बोलो कराची, कराची किधर है? दाईं ओर। नीचे डबल स्टार लगा दीजिए। पाकिस्तान का प्रमुख शहर कराची, पाकिस्तान का प्रमुख शहर कराची, प्रमुख शहर कराची सिंधु नदी के पश्चिम, सिंधु नदी के पश्चिम ब्रैकेट में दाईं ओर स्थित है, सिंधु नदी के पश्चिम ब्रैकेट में दाईं ओर स्थित है, दाईं ओर स्थित है। जल्दी से सोच के बताओ किन दो पर्वत के बीच ये प्रवाहित होती है? लद्दाख और जॉस्कर। नीचे डैश लिख दीजिए। सिंधु नदी, सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी और जॉस्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जॉस्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जॉस्कर श्रेणी के बीच प्रवाहित होती है, लद्दाख श्रेणी और जॉस्कर श्रेणी के बीच प्रवाहित होती है, लद्दाख श्रेणी और जॉस्कर श्रेणी के बीच प्रवाहित होती है। नीचे अस्तार लगा के लिख दो। सिंधु नदी के दाएं सहायक नदी, सिंधु नदी के दाएं सहायक नदी, सिंधु नदी के दाएं सहायक नदी। नीचे पहला नंबर लिख दो श्योक, श्योक, श्योक नदी, श्योक नदी डैश लिखो, श्योक नदी डैश लिखो। श्योक नदी का अर्थ मृत्यु की नदी है, श्योक नदी का अर्थ मृत्यु की नदी है, मृत्यु की नदी है। यह अक्साई चीन की ओर से आकर मिलती है, यह अक्साई चीन की ओर से आकर मिलती है, अक्साई चीन की ओर से आकर मिलती है, अक्साई चीन की ओर से आकर मिलती है। दूसरा नंबर लिख दीजिए गिलगित नदी, गिलगित नदी, गिलगित नदी डैश लिख दीजिए। यह पाक अधिकृत कश्मीर की ओर से आकर मिलती है, यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर की ओर से आकर मिलती है, पाक अधिकृत कश्मीर की ओर से आकर मिलती है। तीसरा नंबर लिख दीजिए काबुल नदी, काबुल नदी यह पाकिस्तान में सिंधु से मिलती है, यह पाकिस्तान में सिंधु से मिलती है, पाकिस्तान में सिंधु से मिलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी स्वात नदी है, और इसकी प्रमुख सहायक नदी स्वात नदी है, इसकी प्रमुख सहायक नदी स्वात नदी है, स्वात, स्वात नदी है। नीचे लिख दीजिए अगला गोमल नदी, गोमल नदी,
गोमल नदी, बोलो गोमल नदी कहां मिलती है? पाकिस्तान में। डैश लिख लीजिए, यह पाकिस्तान में सिंधु से मिलती है, यह पाकिस्तान में सिंधु से मिलती है, पाकिस्तान में सिंधु से मिलती है। चलिए अब सिंधु देखो, जितने भी प्रश्न बन रहे थे सिंधु को हम लोग एक साथ कंप्लीट कर लिए। अब देखो आपकी बीटी डिपार्टमेंट क्या है उसको सारे बच्चे सुनिए। कोई भी नदी कंप्लीट होगा तो आप उस पर 3-4-5 लाइन जगह छोड़ डालना, भविष्य में फिर कोई क्वेश्चन नया मिल सकता है। तो अगर उस नदी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिले तो बड़ा प्रसन्न हो जाओ, अगर ताजा क्वेश्चन मिले तो कि वाह इतना के बाद भी नया क्वेश्चन मिले, और उसको उस जगह पे पिन कर देना। बात समझो, जो लड़के एकदम कॉपी अपडेट करते जाओगे एक से दूसरा साल तक, उसको कहीं ना कहीं ज्वाइन हो ही जाना। जिसके अपडेट कॉपी नहीं है, इसलिए अपडेटेड है, तो उसको कुछ नहीं होगा। जो लड़के एकदम गुंजाइश रखेगा, हम लोग एक मैक्सिमम स्ट्रक्चर बना दें, बाकी अंतिम कभी किसी चीज का नहीं होता। अब तुम्हारी ड्यूटी बनाते बनाते कभी कुछ नया मिलेगा, 90% ऐसी स्थिति होगी कि इसके अंदर किसी बात हो, 10% होगी कुछ इधर उधर कर दिया। अब इधर उधर किया तो तुमको मुस्कुराना है, चिंता नहीं लेना कि वाह इतना के बाद मिला। और इधर का मतलब इसी में कुछ भी कर लेगा, हम ही टेस्ट देंगे, इधर कर लेंगे। देखो सर बता दें, ये स्थित है सिंधु के उत्तर, सिंधु के दक्षिण, सिंधु के पूर्व, सिंधु नदी के पश्चिम, उत्तर में स्थित है। देखो कैसे बता रहा है, ये स्थित है सिंधु के दक्षिण, इधर नीचे दक्षिण होगा, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर, इधर पूर्व, उधर पश्चिम। मतलब क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता, तो तुमको तैयार रहना है। सब पढ़ा के हम खुद ही देंगे, जिसमें हम 10 क्वेश्चन में 9 देंगे कि पढ़ा हुआ है, एक ताजा दे दे। ताजा देने का मतलब बुद्धि लगा सही हो जाए, 5-6 लाइन छोड़ दोगे मतलब भविष्य में कुछ ऐड के लिए। और सिंधु के बाद अगली इसकी सहायक नदी कौन है? झेलम। लेकिन झेलम पहले नहीं पढ़ना है, पहले कौन पढ़ना है? चिनाब। तो नीचे हेडिंग दीजिए चिनाब नदी। हाँ नदी यह है, इस नदी के दक्षिण है, ठीक है ना। और नदी से, नदी के प्रवाह से बाएं स्थित है, बात समझ रहे ना, नदी जो प्रवाहित हो रहा है उससे बाएं, नदी के दक्षिण। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए चिनाब नदी, चिनाब नदी। सुनते हैं आपको बढ़िया से, पहले समझाएंगे, समझाने के बाद फिर नोट कराएंगे। सभी का ध्यान यहाँ पे आए, सुनो एकदम ठीक से। चिनाब नदी को ही हम लोग प्राचीन नाम इसको कहते हैं अस्किनी, अस्किनी। चिनाब का प्राचीन नाम क्या है? अस्किनी। दूसरी बात, इसी नदी को हम लोग चंद्रभागा नदी के नाम से भी जानते हैं, चंद्रभागा। चिनाब का ही दूसरा नाम क्या है? चंद्रभागा। आपसे पूछा जाएगा किस नदी को चंद्रभागा कहते हैं? चिनाब को। क्यों कहते हैं? सुनो, हिमाचल प्रदेश, हम लिखे थे हिमाचल, यहां पर आपको पढ़ाए थे कि एक दर्रा है ऊपर, बारालाचा दर्रा, याद है? इस बारालाचा दर्रा से 2 नदी निकलती है, एक का नाम है चंद्र और एक का नाम है भाग। एक नदी है चंद्र और दूसरा कौन है? भाग। ये दोनों नदी हिमाचल में एक जगह है तांडी, तांडी जगह का नाम क्या है? तांडी। तांडी में दोनों मिल जाती, और जैसे ही मिल जाती है तो इसी नदी का नाम चिनाब बनता है। यानी इन 2 नदियों के संगम से चिनाब बनता है, चंद्र और भाग। चंद्र और भाग मिलता कहां है? तांडी में। तांडी कहां है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश से ये नदी निकलती है और उसके बाद ये जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान का जगह है पठानकोट, या इसी को मिठनकोट कहते हैं, मिठनकोट या पठानकोट में सिंधु से जाकर मिल जाती। और भारत से सिंधु में मिलने वाली यह सबसे बड़ी नदी, पूछा जाएगा अगर भारत के संदर्भ में क्वेश्चन है तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो ये चिनाब नदी। और बस चिनाब से इतनी बात कम से कम तुम्हें ध्यान चाहिए, चिनाब का ही नाम क्या है? अस्किनी। याद रखना है कि अगर कभी चुनाव में खड़ा हो जाओ, चाहे मुखिया के चुनाव हो, चाहे जिला परिषद के हो, चाहे जो, तो धूप में निकल निकल के अस्किन जलाना पड़ेगा। सबको हाथ जोड़ते रहे, जब कहेगा अस्किनी, कहना अस्किन जलाने वाला गया, तो चुनाव जो बेचारा खड़ा होता है देखते होगे उसका हालचाल क्या स्थिति, पैसों खर्चा धूप में निकलिए, वो एकदम कहेगा कि अस्किन जल गया हमारा। तो अस्किनी, अस्किन से चुनाव दिमाग में होगा सबको। और चंद्र और भाग से मिला का नाम क्या हो गया? चंद्रभाग। यह हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और हिमाचल प्रदेश के कौन सा दर्रा? बारालाचा दर्रा, याद आ सबको? तो बारालाचा दर्रा से निकलती है कौन सी नदी? चिनाब नदी। किस नाम से निकलती है? चंद्र और भाग। और दोनों चंद्र और भाग कहां मिलती है? तांडी में। और तांडी नामक जगह पर हिमाचल में मिलने के बाद इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चिनाब का। बोलिए क्लियर है सबको? अगला, यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। कभी क्वेश्चन आएगा कि बताओ सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब। आपको ध्यान रखना, कश्मीर में सबसे बड़ी समस्या चुनाव है, चुनाव सबसे बड़ी समस्या है, तो चुनाव ध्यान रखना, सबसे बड़ी कहना कि सब चुनाव मतलब चुनाव। अब यह मिलती कहां है? पाकिस्तान के कौन सा जगह? मिठनकोट या पठानकोट में यह सिंधु से मिल जाती है। बोलो इतनी बात एकदम क्लियर है सबको? जल्दी से नीचे एक मानचित्र बना दीजिए, सब नदी का मानचित्र बनते जाएगा। जितने मानचित्र बनाओगे उतने सही। तो मुझे इसी से पहले डरता था, नीचे हेडिंग चिनाब, पहले सिंधु बनाओगे और सिंधु में चिनाब बना दोगे। इसी नदी का नाम है चिनाब नदी। खींचने लगा, वैसा तो खींचा हुआ बना ही दिया था तुमको। खाना वाना खा के क्या चला रहे थे? ये दोनों पेड़ बनाने का फिर लगा हुआ देखो यहाँ। आओ एकदम देखते ही लोग चिन्ह ग्राउंड से क्या क्या है, चला 100 किलो वजन करिए लगा एकदम पौरे पर ध्यान टाइम नहीं तो नाम नहीं रहता है। चलिए फिगर बढ़िया सबसे। और इन्हें बनाना क्या है? लाइन खींचना, चंद्र भाग तांडी हो गया, उसमें कुछ बनाना नहीं हो जाता। नीचे 10 फिगर लिखिए, नीचे 10 फिगर लिखिए। चिनाब नदी को, चिनाब नदी को अस्किनी, अस्किनी या चंद्रभागा नदी कहते हैं। अस्किनी या चंद्रभागा नदी कहते हैं, चंद्रभागा नदी कहते हैं, चंद्रभागा नदी कहते हैं। नीचे स्टार लगाकर रास्ते लिख दीजिए। चिनाब नदी, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे से निकलती है,
हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे से निकलती है। नीचे डैश लिख दीजिए। बारालाचा दर्रे से चंद्र और भाग नामक दो नदी निकलती है। चंद्र और भाग नामक दो नदी निकलती है। चंद्र और भाग नामक दो नदी निकलती है जो हिमाचल प्रदेश के तांडी में मिलती है। जो हिमाचल प्रदेश के तांडी में मिलती है। हिमाचल प्रदेश के तांडी में मिलती है और इसके संयुक्त धारा को चिनाब कहते हैं। तांडी में मिलती है और इसके संयुक्त धारा को चिनाब कहते हैं। इसके संयुक्त धारा को चिनाब कहते हैं। संयुक्त धारा को चिनाब कहते हैं। नीचे डबल स्टार लगा के लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नीचे डैश देखिए। चिनाब नदी पाकिस्तान के मिठानकोट या पठानकोट, क्योंकि चॉइस में पठानकोट भी हो सकता है। मिठानकोट या पठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। मिठानकोट या पठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी से मिल जाती है। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए अगली नदी का नाम, और यह नदी कौन सा होगा? झेलम। नीचे हेडिंग दीजिए झेलम नदी। नीचे हेडिंग दे दीजिए झेलम नदी। लंबाई 1080 किलोमीटर, लेकिन सब लंबाई अपने का सकता नहीं है, लिखना तो 1080 लिख लो। सब नहीं रखना है, जो कहीं खास विशेष है ना उस पर ध्यान देना। चलिए जरा ध्यान दीजिए। झेलम नदी में सब लोग खूब बढ़िया से सुनना। झेलम नदी ये जो देख रहे हो इसका प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता। क्या नाम है? वितस्ता। झेलम को हम लोग क्या कहते हैं? वितस्ता कहते हैं। और झेलम नदी जो तुम देख रहे हो ये जम्मू कश्मीर में ही एक झील है, और इस झील का नाम क्या है? वेरी नाग झील। वेरी नाग झील। बगल में ही शेषनाग झील है, तो कई बार चॉइस में शेषनाग झील भी दे सकता है। ये वेरी नाग झील से निकल करके देखो जरा, बहुत बढ़िया से पहले फिगर पर ध्यान देना। जिस बच्चे का फिगर सही है ना वही बढ़िया करता है, क्योंकि फिगर बनाते इसलिए उससे घुमाएगा क्वेश्चन तो तुम बना दो। वेरी नाग झील से निकलती है और ऐसे करने के बाद ये फिर नीचे आती है, और नीचे यहीं पर आपको याद है श्रीनगर। याद है सबको? आपसे पूछा जाएगा श्रीनगर किस नदी के किनारे? झेलम नदी। कहां से निकलती है? वेरीनाग झील। और यही श्रीनगर के पास एक झील है, इस झील का नाम है बूलर झील। झील कौन सा है? बूलर झील। और सोचो पूरे नदी ही बूलर झील में प्रवेश कर जाए, बड़ी झील होगी, और इसीलिए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? बूलर झील। अब ध्यान दो, बूलर झील से फिर ये निकल करके ऐसे होती है, और ऐसे करते हुए ये जा करके किस नदी में मिल गई? चिनाब नदी में मिल गई। इसी नदी का नाम है झेलम नदी। ये झेलम यह चिनाब में पाकिस्तान में मिलती है, और पाकिस्तान का यह जो जगह है इस जगह को हम लोग झंग कहते हैं। एक पठानकोट है और यह पाकिस्तान का जगह कौन है? झंग। अब देखो इस पर गहराई का क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन क्या दे दिया, कौन ऐसी नदी है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा के समानांतर बहती? अब जो लोग मानचित्र नहीं बनाया तो नहीं आंसर दे पाए, जो फिगर बनाया वो समझ रहा है कि फिगर में जैसे इंडिया पाकिस्तान वैसी झेलम भी बड़ा बढ़िया से चल रही है कि वाह, बॉर्डर लाइन के हम पैरेलल चल रहे हैं। तो देखो दोनों के सीमा के समानांतर बहती है। अब इंपॉर्टेंट जरा सुन लीजिए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? जल्दी बोलिए। बूलर झील। बूलर झील मीठा पानी की खारा, मीठा, क्योंकि नदी ही झेलम आके इसमें मिल जाती। बीपीएससी में दिया था क्वेश्चन, मीठा झील कौन कौन है, और चॉइस में भी बूलर दिया। अब आपको दूसरी बात ध्यान रखना है, जब वर्ल्ड पढ़ोगे विश्व, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? सुपीरियर झील। मीठे पानी का झील कौन है? सुपीरियर। और सबसे ज्यादा खारे पानी का बड़ा झील कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। ध्यान दीजिए, भारत में सबसे बड़ा मीठा पानी का झील बूलर झील। खारा पानी का झील तो लैगून झील में छिलका है, और अगर लैगून नहीं होगा तो सामर। तो इसमें झील लैगून क्या है तो झील चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। वर्ल्ड में अब देखो हमेशा ध्यान रखना दो बात, जब तुमको कहे कैस्पियन और सुपीरियर तो कई लड़का भूल जाता है कि मीठा पानी है कि खारा पानी। तो कुछ नहीं, परीक्षा में केवल नाम पढ़ना इसका। ये बेचारा अपने कह रहा है ये हम बहुत कैसा है जो समझ लीजिए, कैल्सियम। पियन कैसे? बड़ा खारा है। देखा नाम क्या है? कैल्सियम। तो जब नाम है कैल्सियम तो मीठा होगा कि खारा होगा? बस परीक्षा में जैसे देखा खारा कहना विश्व में तो कैल्सियम बहुत ज्यादा खारा है, और ये तो एकदम मीठा है, गुड बेटर बेस्ट एकदम सुपीरियर है। नाम होगा सुपीरियर, तो सुपीरियर मैंने खराब की बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जब कह रहे सुपीरियर है कहना वाह, सुपीरियर मैंने मीठा, आप कैल्सियम तो खरा हो जाए। क्लियर है? तो अभी केवल नाम याद करवा रहा, फिर विश्व पढ़ोगे तो सुपीरियर। झील, ओंटारियो झील, जल्दी बोलो ओंटारियो। इसके बाद है मिशिगन। मिशिगन। इसके बाद बोलो इरी झील। इरी झील। और इसके बाद बोलो सुपीरियर झील। अभी जो लड़का पूछ रहा होगा कि सर सुपीरियर का, तो उसको बता दूं पांचों झील एक साथ जुड़ा हुआ। जब तुम कनाडा और अमेरिका पढ़ो तो उस समय तुमको पांचों झील बॉर्डर पर पढ़ाएंगे, ये कनाडा और अमेरिका की झील है, और इसीलिए इसमें क्वेश्चन आएगा कौन झील कनाडा में है लेकिन अमेरिका में नहीं, कौन अमेरिका में है लेकिन कनाडा में नहीं। ये पांचों ज्वाइंट है, और इसीलिए पांचों झील एक साथ तुमको पढ़ना होगा। और वहां पे जब वर्ल्ड पढ़ोगे तो एक ही बार याद करवा देंगे कि ये समझो घर की बात है, बाहर की बात नहीं है, ये होम्स है।
होम्स माने घर के बाद, बस झील जैसे ही अमेरिका का कहता है बस होम याद रखो जी, होम्स। एच से ह्यूरन, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन, ई से इली, आई से सुपीरियर, बस पूरा घर द्वार हो जाए। अब तुमको देखेगा कौन 5 में नहीं है, कहना होम्स 4 के बाकी नहीं है। तो अभी इसे सुनते सुनते वर्ड जब पढ़ोगे ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएंगे। अभी यहां पर ध्यान दे दीजिए, अब एक नजर बढ़िया से हमारे साथ सुनो ठीक से। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में कहां से निकलती? वेरीनाग झील से निकलती है। और कहां निकलती है? बुलर झील में। भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी की झील बुलर झील है। श्रीनगर किसके किनारे है? अरे महाराज झेलम नदी के किनारे है। झील बोलते हैं, जिधर हाथ जाता है वो बोल देता है। श्रीनगर किसके किनारे है? झेलम नदी के किनारे है। भारत और पाकिस्तान के सीमा के समानांतर कौन नदी बहती है? झेलम। और झेलम किसमें मिलती है? तो डायरेक्ट सिंधु में नहीं मिलती है, चिनाब में मिलती है। और कहां मिलती है? झंग, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का पंजाब बेल्ट है, पाकिस्तान के पंजाब में ही मिल जाती। तो चलिए जल्दी से फटाफट लिख दीजिए। हाँ, नीचे मानचित्र, बिना मानचित्र के कुछ नहीं है। सिंधु बनाओ, चिनाब बनाओ और झेलम बढ़िया इसको बना दो। बोलिए। झील नदी तालाब, झोपड़ी मकान और अपार्टमेंट में जो अंतर है? झोपड़ी मकान में क्या अंतर होगा? पहले बताना, झोपड़ी मकान में क्या अंतर होगा? छोटा मकान हो गया बड़ा, वैसे तालाब हो गया छोटा, झील हो गया बड़ा। बड़ा कभी परिभाषा मकान और अपार्टमेंट में क्या अंतर? तो पस्तला मकान बना तो अपार्टमेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसे डिफिनेशन है कि इतना बड़ा मकान कहेंगे, कैसे बड़ा होगा अपार्टमेंट में, बात समझा ना? तो उसी तरह झील का डिफिनेशन नहीं आ गया सुपीरियर। अब बाकी उससे बड़ा हो गया तब हम लोग कैस्पियन में झील नहीं लगल, सागर लगल, फिर भी उसको झील में रखते हैं क्योंकि झील के एरिया के बराबर लगभग, समझ रहे हो ये चीज। कोई आदमी अपार्टमेंट बनाया है तो जाके कहेगा कि बड़ा सुंदर झोपड़ी बनाया है, तो उसी तरह बात है। कोई बड़ा झील है, तुम कहेगा बड़ा तालाब है। चलिए जल्दी से फिगर बना लीजिए। हाँ, वेरीनाग झील के पास ही शेषनाग झील है, उसी को नहीं कहते, बगल में शेषनाग झील। तो कई जगह लिखता है कि शेषनाग झील से निकला, दोनों जान के ऑनलाइन में कुछ बच्चे लिख रहे हैं वीडियो नहीं चल रहा है, यहां से हम देख पा रहे हैं कि चल रहा है। बाकी बच्चे लिखो, वीडियो पे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बच्चे कमेंट्स में बता दो वीडियो में सही चल रहा है तो लिख दो, हमें कोई दिक्कत है तो बोलो। बना दिया सब? चलिए बोलो। झेलम और चिनाब, इसके बाद कौन सी नदी आएगी? रावी। नीचे लिख दीजिए रावी नदी। अब लिखवानी है झेलम में, अच्छा चलिए। तो नीचे झेलम के फिगर के बाद नीचे डैश लिख दीजिए। चलिए ओके, नीचे डैश लिख दीजिए। झेलम नदी, झेलम नदी जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झील से निकलती है। जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झील से निकलती है, वेरीनाग झील से निकलती है। नीचे प्रस्ताव लाकर डैश लिख दीजिए। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है, श्रीनगर स्थित है। नीचे डैश लिखिए। झेलम नदी बुलर झील में प्रवेश करके निकलती है। झेलम नदी बुलर झील में प्रवेश करके निकलती है, बुलर झील में प्रवेश करके निकलती है। नीचे डबल स्टार लगाओ, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है और यह मानचित्र का क्वेश्चन है। डबल स्टार लगा लिख दीजिए। झेलम नदी, झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के सीमा के समानांतर बहती है। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा के समानांतर बहती है। भारत और पाकिस्तान की सीमा के समानांतर बहती है। नीचे डैश लिख दीजिए। झेलम नदी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में झंग नामक स्थल में, झंग नामक स्थल में, झंग नामक स्थल में चिनाब नदी से मिल जाती है। झंग नामक स्थल में चिनाब नदी से मिल जाती है, चिनाब नदी से मिल जाती है। चलिए नीचे हेडिंग दीजिए। रावी नदी, रावी नदी, रावी नदी। चलिए सब लोग ध्यान से सुनना है। झेलम के बाद हम लोग अगला नदी चल रहे हैं, बोलो कौन सी नदी होगी? रावी। बोर्ड पर पहले समझ लेना, फिर अपने समझ करना। रावी नदी का ही दूसरा नाम है लाहौरी नदी। यही रावी नदी का अन्य नाम है परुष्णी नदी। परुष्णी, ध्यान देना, दोनों बात पहले ध्यान दो। रावी के किनारे ही पाकिस्तान का लाहौर स्थित है और इसलिए इस नदी को हम लोग लाहौरी नदी के नाम से भी जानते हैं। इसी नदी के किनारे हिस्ट्री में 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। यही झेलम नदी के किनारे सिकंदर पोर्ट्स के साथ लड़ाई किया था, हाइडो स्पीच का युद्ध, याद आ रहा है सबको? तो दोनों हिस्ट्री से भी इसको जोड़ रहा है तुमको। लाहौरी के नाम पर लाहौर इसके किनारे है और ऋग्वेद में इस नदी का नाम क्या है? परुष्णी। दिमाग में लगाओ, जब कहेगा परुष्णी तो कहना कि छी पुरुष होकर रो रहा है। रावी मने रोना। आप कहना है क्या महिला लोग रोते तो समझ में आता है, अब तुम पुरुष होकर रो रहा है, बस इतने दिमाग में रखिएगा तो परमानेंट हो। परीक्षा में जब चार्ज देगा रावी नदी का नाम है, कहना है रो वाला, समझ गया छी पुरुष वाला, पुरुष मार देना, बोले दिमाग में परमानेंट सेट हो जाए सबका। अब सुनिए, ये जो रावी नदी देख रहे हो एक छोटी नदी है, इस बीच चिनाब की ही सहायक है और यह रोहतांग दर्रा हिमाचल से निकलती। फिर देखो आपसे ऊपर याद होगा, चिनाब बारालाचा दर्रा से निकलती है और रावी ये रोहतांग दर्रा से निकलती है। और रोहतांग दर्रा में कहां से? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और यह रावी नदी भी कहां मिल जाती है? तो यह भी चिनाब से ही मिल जाती है, पंजाब पाकिस्तान। पंजाब इधर इंडिया, उधर पंजाब पाकिस्तान। तो आपको ध्यान रखना है कि उधर पाकिस्तान पंजाब में मिल जाती है। इसी रिवर का नाम कौन नदी हो गया? रावी। तो चलिए यहां इसी के किनारे बोलो कौन स्थित है? लाहौर। और ध्यान दीजिए, लाहौर पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट शहर है और अच्छी बात है कि भारत के नजदीक, एक अच्छी बात।
इसलिए जब पाकिस्तान इधर उधर करता है, कश्मीर में सेना भेजना शुरू किया, तो भारत सरकार यहां तो भेजती ही है सेना, राजस्थान बॉर्डर पर भी सेना बढ़ाने लगती। अब तुम पेपर में पढ़ोगे कि पाकिस्तान में युद्ध जैसा माहौल है, तो देखोगे कि सेना को राजस्थान भेजा गया। तुम सोच रहे हो कश्मीर में लड़ना है तो राजस्थान का के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार बस इंतजार में रहती है कि अगर घुसा तो हम इधर तो फाइट करेंगे, हम भी घुसेंगे, लाहौर भर लेंगे तुम्हारा। अब पूरा लाहौर घेर लेंगे तो होश में आ जाओगे, तो फिर कहेंगे लाहौर तब खाली करेंगे जब पूरा कब्जा खाली करो, तो एक बार नमज धरा जाएगा तो सही हो जाओगे। तो इसलिए लाहौर देखो उसकी कमजोरी, अच्छा शहर है फिर भी उसने इसको राजधानी नहीं बनाया, इससे भाग के इस्लामाबाद गया, इधर राजधानी रहे, क्योंकि बगल में राजधानी रहता तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ जाता। बोलो बात समझ रहा है ना? तो ये देखो एक आराम हो गया। तो चलिए खैर, इसमें ध्यान दें, इस साइड से कब्जा मेन किनका है? चीन का, चीन का है, इधर से किनका कब्जा है? पाकिस्तान का है। फिर भी भारत उदारचित देश है, सबको झेलते हुए आराम से चल रहा कि भाई चलिए जहां तक मिले शांति बना के रखें। हम लोग बीच बीच में परमाणु परीक्षण भी करते हैं, एटम बम भी पटकते हैं, उद्देश्य एक ही रहता है, शांति, लड़ना नहीं। हम लोग बम इसीलिए रखते हैं ताकि शांत रहे। कैसे होता है गांव में शांत आदमी है, लेकिन घर में पिस्तौल बंदूक गोला रखा है, दिखाया है लड़ने के लिए नहीं, ताकि मेरे आओ नहीं। बात समझ रहा है ना? हम लोग दिखा रहे देखो है, लेकिन तुम्हारी नहीं, इसे देख लो आना नहीं। मतलब उद्देश्य हम लोग का शांति है, उद्देश्य लड़ना नहीं है। तो चलिए रावी नदी किस राज्य से निकल रही? हिमाचल। किस दरिया से? जलमरी, रोहतांग। और पाकिस्तान में किससे मिलती है? चिनाब से। लिख दीजिए जल्दी। हाँ जल्दी, छोटा सा एकदम छोटा सा बनाओ, रावी में ज्यादा बात करना बेकार है। बोलिए। हाँ उससे आगे सब आगे बढ़ते चला जाएगा, अगला फिर सत्तर जाएगा तो उससे आगे बढ़ जाएगा, सबको बढ़ाते चलना। इसलिए पॉइंट नहीं बता रहे, पॉइंट हम दिए थे। बना दिए सर? चलो नीचे लिखिए, रावी में कोई बहुत ज्यादा एल्टीना लगाने की आवश्यकता नहीं है, नीचे डैश करके लिख दीजिए, रावी नदी का दूसरा नाम। नीचे डैश देखिए, रावी नदी का दूसरा नाम लाहौरी नदी, लाहौरी नदी या परुस्नी नदी है, लाहौरी नदी या परुस्नी नदी है, परुस्नी नदी है। नीचे स्टार लगा के रास्ते के लिख दीजिए, रावी नदी, रावी नदी हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। नीचे डैश लिख दीजिए, रावी नदी के किनारे पाकिस्तान का शहर लाहौर स्थित है, रावी नदी के किनारे पाकिस्तान का शहर लाहौर स्थित है, पाकिस्तान का शहर लाहौर स्थित है। और नीचे डैश लिख दीजिए, रावी नदी पाकिस्तान, पाकिस्तान पंजाब के, पाकिस्तान पंजाब के कौन सा जगह? इसका जगह कौन था? झंग। और रावी का है सिद्धू सराय, सिद्धू सराय पाकिस्तान के सिद्धू सराय में चिनाब से मिल जाती है, पाकिस्तान के सिद्धू सराय में, पाकिस्तानी पंजाब के सिद्धू सराय में चिनाब से मिल जाती है, सिद्धू सराय में चिनाब से मिल जाती है। मानचित्र को थोड़ा अपडेट कर दो, लाहौर भी इसमें दिखा दो और सिद्धू सराय भी दिखा दो। फास्ट में जब रहेगा तो मानचित्र देख के ही तुम्हारा रिवीजन कर लेना है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने में टाइम ज्यादा लगता है। लाहौर और सिद्धू सराय। बोलो रावी के बाद कौन सी नदी आएगी? ब्यास। लेकिन ब्यास नहीं, पहले कौन पढ़ोगे? सतलज, तब आएगा ब्यास। तो नीचे अस्तार लगा के लिख दो, सतलज नदी, सतलज नदी। पहले हम लोग सतलज पढ़ेंगे तब ब्यास पढ़ेंगे, सतलज नदी, सतलज नदी। चलिए सभी लोग का ध्यान है, ध्यान दो, जहां चाहिए ध्यान वहां कस के एकदम ध्यान दीजिएगा, तब जाके स्टेप आ जाएगा। देखो सतलज नदी भी तुम्हें फिर आश्चर्य होगा, ये जैसे आप देख रहे थे यहाँ मानसरोवर झील है, उसी प्रकार से तिब्बत में एक यहाँ झील है, और इस झील को हम लोग राकस ताल कहते हैं, राकस ताल। और राकस ताल से एक नदी निकलती है, और यही नदी जो देख रहे हो ये हिमाचल प्रदेश का एक दर्रा, पढ़ो सिपकीला दर्रा, लगा सको, ये सिपकीला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है, और पंजाब होते हुए यह भी पाकिस्तान में ही, यह भी चिनाब से मिल जाती। इंपॉर्टेंट बात सुनो, सभी नदियां क्या डायरेक्ट सिंधु से मिल रही है? नहीं, इसलिए एक बार जो चिनाब बना दिया, देखो हर बार बन रहा, चिनाब में ही सबको मिलना। अब जो चिनाब में नहीं मिलेगा इंपॉर्टेंट हो जाए, जो नदी भारत से नहीं निकल रही इंपॉर्टेंट हो जाए। सिंधु की कौन सी सहायक नदी हिमालय पार से निकलती है? सतलज। ये जो रिवर तुम अभी पढ़ रहे हो सतलज, क्या ये सतलज भारत से निकल रही है? नहीं, तिब्बत से निकल रही। भारत में किस दर्रा से प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है। इस दर्रा का नाम क्या हो गया? सिपकीला दर्रा। ये 400 किलोमीटर तक तिब्बत में सिंधु के सहारे गुजरती, सिंधु के पैदल 400 किलोमीटर तक गुजरी, और तब सिपकीला दर्रा से भारत में इन करती है। इसका अब तिब्बत में क्या नाम है? इसका नाम तो सिंगी खरांग हो गया, इसका नाम तिब्बत में क्या है? लोंगचेन खरांग, लोंगचेन खरांग। अब ध्यान दीजिए, सतलज नदी को हम लोग तिब्बत में क्या कहते हैं? लोंगचेन खरांग। सतलज कहां से निकलती? राजस्थान से। भारत में किस दर्रा से प्रवेश करती? सिपकीला दर्रा से। और यह पाकिस्तान में किससे मिलती? चिनाब से मिलती। बोलो क्लियर है सबको? नीचे लिख दीजिए। हाँ मानचित्र जल्दी से बनाओ।
यह मिठनकोट के बगल में ही है, इसका जगह ज्यादा नहीं पूछेगा, मिठनकोट ही सिला चल जाता है, नजदीक ही लगभग मिल जाती है। ऐसे सभी पंजाब बेल्ट में ही है, वो भी पंजाब प्रांत ही है पाकिस्तान का। झंग थोड़ा दूर था, इसलिए झंग और मिठनकोट दो ही पूछेगा, सिद्धू सराय भी नहीं पूछता। नीचे अस्तार लाके डैश लिख लीजिए, अस्तार लाके डैश लिखते हैं। सतलज नदी तिब्बत से निकलती है, सतलज नदी तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। नीचे डैश लिख लीजिए। तिब्बत में इसका उद्गम, तिब्बत में इसका उद्गम राकसताल से होता है, तिब्बत में इसका उद्गम राकसताल से होता है। राकसताल अंडरलाइन कर देना, इंपॉर्टेंट हो गया, राकसताल से होता है। नीचे डैश लिख लीजिए। सतलज नदी को तिब्बत में, सतलज नदी को तिब्बत में लॉन्ग चेन खरांग कहते हैं, लॉन्ग चेन खरांग कहते हैं, लॉन्ग चेन खरांग, चेन जैसी आकृति, लॉन्ग चेन खरांग कहते हैं। नीचे डैश लिखते हैं। सतलज नदी तिब्बत में, सतलज नदी तिब्बत में, तिब्बत में सिंधु नदी के समानांतर, सिंधु नदी के समानांतर 400 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है, सिंधु नदी के समानांतर 400 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। नीचे डबल स्टार लगा के डैश लिखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सिंधु नदी भारत में, सॉरी सतलज, सतलज नदी भारत में, सतलज नदी भारत में हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है, सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। नीचे डैश लिखो। सतलज नदी पाकिस्तान में चिनाब से मिलती है, सतलज नदी पाकिस्तान में चिनाब से मिलती है, चिनाब से मिलती है, चिनाब से मिलती है। चलिए नीचे सतलज के बाद अंतिम नंबर नदी कौन है? ब्यास, हेडिंग दे दीजिए ब्यास, ब्यास नदी बहुत ही छोटा लास्ट हो जाएगा स्टेप। आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र पूरा कंप्लीट करेंगे, तब 2 दिन गंगा नदी समझने में लगे। गंगा नदी तो सबसे भारत में प्रवाहित होने वाली लंबी नदी है, तो 2 दिन में गंगा क्लियर होगा, फिर 1 दिन ब्रह्मपुत्र, फिर 2 दिन साउथ की नदी पढ़ोगे, नदी 5-6 दिन अभी चले। और किसी भी एग्जामिनेशन में नदी का क्वेश्चन देखते हैं मुस्कुरा उठोगे कि एकदम आराम से बने, तो तुमको एक बार बढ़िया से पढ़ना इस टॉपिक को। देखिए सबसे यहाँ पे ब्यास नदी भी हिमाचल प्रदेश में ही यही रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है, और यहाँ पर एक जो निकलने वाला जगह है, इस जगह को हम लोग कहते हैं ब्यास कुंड। इस जगह का नाम क्या है? ब्यास कुंड। आपसे पूछा जाए कि बताओ ब्यास नदी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलती है, इसी रिवर का नाम है ब्यास नदी। सुनो बहुत ध्यान से समझना, ब्यास नदी एक ऐसी नदी है जो भारत से निकलती है और पाकिस्तान से इतनी एलर्जी रखती है कि हम तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते, इंडिया में मिल जाती। देखो कितना बड़ी नदी, बाकी सब नदी अपना पाकिस्तान घूमने जाती है, भाई चलो उधर भी घूम, और भारत से निकल के भारत में ही समाप्त हो रही। और ये पंजाब का जो जगह है जहां ये सतलज से मिल रही, इस जगह का नाम क्या है? तो यहीं पर एक बांध है, उस जगह का नाम है हरिके। आप पढ़ोगे हरिके बैराज, तो ये हरिके एक जगह है, ये पंजाब के जगह का नाम है कपूरथला। कपूरथला, कपूरथला में ही जहां बांध बांधे हैं, उस बांध वाला जगह का नाम क्या है? हरिके। और भारत सरकार चुके था क्या, हम लोग बड़ा उदार दिल है, हम लोग आज चाहे तो पाकिस्तान के लोग को बिना बम गोली समूचा लोग को मार सकते हैं। बात समझ लो, भारत अगर चाहे तो पाकिस्तान को बिना बम गोली के मार सकता है। कैसे? तो पाकिस्तान में इंडिया जैसा वर्षा नहीं होती है, वहां भारत जैसा मानसून नहीं है कि 4 महीना पानी पड़े। हम लोग के यहाँ जो पानी पड़ती है उसी को सिंधु ढो के ले जाती है, और वहां नहरों का जाल भारत से बढ़िया। और पाकिस्तान में नदी और नहर से खेती होती है, उसी से उनकी जीवन रेखा। वहां अधिकांश व्यक्ति किसान ही है, कृषि पर ही है, लेकिन वहां क्या है, नहर इंडिया से थोड़ा ज्यादा है। हम लोग यहाँ वर्षा है, वहां है ही नहीं। और हम लोग कुछ नहीं, केवल एक काम करें कि सिंधु नदी को रोक दे, 2-3 जगह ऊंचा ऊंचा बांध बना दो, और इसके पानी को बस जेसीबी से गड्ढा करते हुए बस यहाँ मिलाए, यहाँ से यहाँ मिलाए, और यहाँ से राजस्थान के फार मरुस्थल में मिला, मरुस्थल भी एकदम हरा भरा हो जाएगा, खेती वहां भी शुरू हो जाएगा, और उधर लोग भूखे मरना शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान अब कोई देश से नदी गुजर रही है, जो चाहेगा हो जाएगा। और इसीलिए पाकिस्तान शुरू में ही भारत से कहा कि जी देखिए ना, नदी तो आती ही क्या से, अगर उधर से इधर आती और इसी से भारत का जीवन रेखा होता तो पाकिस्तान कब का कर चुका होता। इसीलिए ईश्वर भी जान रहे थे कि बदमाशी करेगा, इसलिए इधर से उधर भेजे, कि उधर से इधर हमें बदमाशी करेगा, इधर से उधर भेज। और इसीलिए हम लोगों ने 1960 में एक सिंधु जल समझौता किया। अब देखो इंडिया कितना उदार है, इंडिया कहती है कि देखिए सिंधु मेन आपके यहाँ, झेलम चिनाब भी सबसे बड़ी सहायक है आपके यहाँ, तो सिंधु झेलम और चिनाब 80% पानी आप यूज कीजिए, हमको थोड़ा बहुत एक आगे बांध बांधने दीजिएगा, वही 20% रहे, और बाकी जो देख रहे हैं रावी, ब्यास, सतलज, इसका 80% हम ले लेंगे, आप 20% यूज कीजिए। और पाकिस्तान और भारत में समझौता हो चुका है 80-20, तो ऊपर से 3 पाकिस्तान है और नीचे से 3 भारत, तो भारत ज्यादा बांध बांधेगा ऊपर के नीचे, नीचे ऊपर जब बांध बांधेगा पाकिस्तान ऑब्जेक्शन करे, सिंधु जल समझौता का उल्लंघन है। तो भारत को कई बार बदमाशी करते रहते हैं हम लोग भी, जब उसको देखते हैं ज्यादा बदमाशी कर रहा है तो प्रधानमंत्री नारियल फोड़ के शिलान्यास करते हैं। एक नारियल फोड़ने में बम से ज्यादा चोट करता है उस, एक नारियल फोड़े और कहते हैं फलाना बांध सिंधु नदी पे बनाने जा रहा है जो इतनी बड़ी ऊंची होगी, तुरंत चिट्ठी भेजता है कि सिंधु जल समझौता का उल्लंघन है। तो हम लोग भेजते हैं कि तुम कौन बात पालन कर रहा है, तुम तो उल्लंघन कर रहा है, तब जाकर के फिर संस्था के लेने के बाद जाएगा, फिर शांति होता है, समझ नवज है उसका। तो हम लोग नदी घाटी परियोजना में इन नदियों पर जो परियोजना है उससे क्वेश्चन ज्यादा आता है, कारण दोनों के सीमा पर होगा तो और भी बात ज्यादा होगी, बोलो बात क्लियर है सबको। और बाकी चीन से डरने की जरूरत भी नहीं है। चीन का उसको कई बार ख्याल आता है कि चीन ने भारत को आंख दिखाया, तो कई बार चीन के आदमी को देखा है ठीक से, जिसका आंख ठीक से नहीं खुलता है वो आंख दिखाए, चीन वाला आदमी का आंख खुलता है, इतना छोटा छोटा आंख होता है। हमको तो लगता है कि चीन के सेना के जो कमांडर उससे पूरा लंबाई नाप ले, उतना भारत के सेना का छाती होता है।
सीमा होता, ये सोचो इतना रहता। 400 फुट के कमांडर है और उतने में कहेगा उधर उधर, तो भारत का उदार दुनिया की कहीं कुछ नहीं करता। चलिए जल्दी से लिख दीजिए इसमें ब्यास नदी नीचे, हाँ मानचित्र इसमें बना लीजिए जल्दी से। बोला सतलुज नदी चौसे पाकिस्तान में पंजाब बेल्ट है, इस जगह का नाम से पंजाब नहीं करना, से पंजाब का जगह है और उसका वो जगह उस तरह का जैसे इसका हम लोग पढ़े सिद्धू सराय उसी तरह का जगह है, लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा है। ब्यास नदी कहां से निकलती है? ब्यास कुंड किसमें मिलती है? सतलुज में। कहां मिलती है? पंजाब में। पंजाब का जगह कौन है? कपूरथला। और वहां जहां बांध बांधे जगह का नाम हरिके, हरिके जगह जहां बांध बांधे हैं और कपूरथला मेन जगह हो गया। बना दिया? चलिए नीचे जल्दी से लिख दीजिए। ब्यास नदी भी हिस्ट्री में एक जगह इंपॉर्टेंट है क्या? सिकंदर की सेना इसी ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, याद आ गया सबको? ब्यास केवल भारत से निकल के भारत में ही समाप्त होती। लिख दीजिए। एक यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ब्यास नदी पाकिस्तान में मिलती है चॉइस से मिठनकोट में, झंग नामक स्थल में। और इसी तरह पाकिस्तान का 3 जगह दिया, कोई नहीं। अब लड़के को मिठनकोट मारा तो झंग मारा, ना ब्यास नदी पाकिस्तान जाती नहीं तो भारत में जाएगी जी। तो कई बार पूछ लेता है कि लड़का कहीं भेज के मिला ही देगा, तो इसलिए ध्यान रखना पाकिस्तान नहीं जाती। लिख दीजिए ब्यास नदी नीचे ब्यास नदी है। ब्यास नदी, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है। नीचे अस्तार लगा के डैश लिखिए। ब्यास नदी भारत से निकलकर, भारत से निकलकर भारत में ही पंजाब के कपूरथला, भारत से निकलकर भारत में ही पंजाब के कपूरथला, पंजाब के कपूरथला में सतलुज नदी से मिल जाती है, में सतलुज नदी से मिल जाती है, में सतलुज नदी से मिल जाती है। कपूरथला में सतलुज नदी से मिल जाती है। अब हम 3 क्वेश्चन पूछेंगे और तीनों क्वेश्चन के बाद हम समझेंगे कितना बढ़िया क्लास में आपने समझा है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसका नंबरिंग हटा देते हैं अपने से, एबीसीडी हो जाएगा। चलो चलो तुमसे उद्घाटन कर दें। कोई नहीं बोलना, सिर्फ उसके लिए क्वेश्चन है। बीच में कोई नहीं बोलेगा। कौन सी नदी चिनाब में जाकर नहीं मिलती है? कोई नहीं बोलेगा, क्वेश्चन सही आएगा तुमको। कौन सी नदी चिनाब में जाकर नहीं मिलती? ब्यास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या सही आंसर है? अब देखो जो तुमको मानचित्र बनाया, देखो जो लोग मैपिंग में नहीं है उसे नहीं बनाए, लेकिन जो लोग मानचित्र बनाया वो कहेगा कि अरे चिनाब में नहीं मिलती है, तो याद आ गया ब्यास तो सतलज में मिल रही थी और इसलिए सही आंसर क्या था? ब्यास। बिल्कुल सही जवाब। किसी ने ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा दोगे तो थोड़ा बात बना दे, वो तुमको कहेगा कि सिंधु नदी तंत्र हिमालय नदी तंत्र का एक अच्छा उदाहरण है और उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। निम्नलिखित में कौन सी नदी या नदियां चिनाब में नहीं मिलती है या मिलते हैं? अभी कर देता, तो सिर्फ एक ही आंसर था ब्यास। इसी में नंबरिंग दे दिया 1 2 3 4, 4 से 1 4, बी केवल 2, सी केवल 3। अब उसी में हरकने वाला हरक गया जो हिम्मती है, बना दो। चलो अभी एक क्वेश्चन फिर देखते हैं। चलो तुम बताओ, बाकी लोग को नहीं बोलना, देखिए इसका सही बनता है या नहीं। बताओ इसमें निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कोई नहीं बोलना। सतलज, सोच के बोलो। और तो है सतलज। बताइए किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? जल्दी बोलिए। सतलज, तिब्बत में उद्गम। बहुत क्लियर है सबको। अब इसी में हम लोग देखें, एक चॉइस के साथ आपको दे रहे हैं और देख रहे हैं कि सही कर पाते हैं कि नहीं। चॉइस 1 नंबर में है सिंधु, 2 नंबर में है ब्यास, 3 नंबर में है सतलज, सतलज और 4 नंबर में दे दिया चिनाब, या इसमें 4 नंबर में दे दिया झेलम, झेलम। और इसी में आपको हम दे दिए 5 नंबर में भी एक और दे देते हैं। चलिए ठीक है, चलो 4 शुभ से बढ़ेगा। चॉइस ए के कह रहे हैं 1 3, बी में है 1 2, सी में है 1 2 3 और डी में है कोई नहीं। चलिए तुम बताओ, कोई नहीं बोला, सिर्फ इसके लिए कौन सी नदी भारत में हिमालय पार से निकलती है, पार से आती है? कौन सी नदी हिमालय पार से आती है? कोई एक लग रहा तो कोई नहीं होगा। सही आंसर कोई नहीं, बैठ जाइए पीछे बोलो। हाँ ठीक बोलिए। कौन सी नदी हिमालय पार से आती है? ठीक बोलिए कि नहीं? कोई एक तो कोई नहीं हो जाएगा। सही है ना उसका? वाह, दोनों दोस्ती बारी है। बोलो बोलो, कौन होगा इसमें? हिमालय पार से कौन आती है? सतलज आती है, तो केवल 3 होना चाहिए। बैठ जाओ, सही आंसर बोलो। कौन होगा जी? मेरे सिंधु कौन भारत से आती है? ये भी तो तिब्बत से ना था। अरे बोहनी आज किया तो सिंधु को तिब्बत से ला रहे हैं, तो सिंधु भारत से आती है। हम कहे कौन नदी, कहां बोले सिंधु की सहायक, कौन नदी हिमालय पार से आती है? तो सिंधु भी, सतलज भी। 1 3 और सही आंसर ए। बोले क्लियर है सबका? अगला एक और चल रहा है, देख लो इसमें। 1 नंबर में है झेलम, 2 नंबर में है चिनाब, 3 नंबर में है रावी, 4 नंबर में है ब्यास। सुनो आप वो सब पढ़ाने के बाद क्वेश्चन के बारे में समझो, क्योंकि मेन क्वेश्चन ही समझना है तुमको। क्वेश्चन एक बार समझ में आ जाए फिर मजा आ जाएगा, फिर परीक्षा में कुछ भी देगा सब इसमें है। और ये रेडीमेड मत खोजो, बुद्धि लगाओ। देखो हम देख रहे हैं उधर बहुत चिंता में लगा रहे हो, खड़ा हो, भारी टेंशन में हुआ है। अंतिम तक कॉपी देख रहा है, एकदम देख लेना। सो कोई नहीं बोलना, सिर्फ तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। 1 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, चॉइस नहीं दिया कोई 1 2 3 4 भी हो सकता है। तुम बताओ सोच करके, सिंधु की कौन सी सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलती है? कोई नहीं बोलना, क्वेश्चन समझ रहा है? सिंधु की कौन सी सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलती? 1 2 1 3 1 2 3 कोई नहीं, ऐसा भी हो सकता है। कोई नहीं, सब हिमाचल प्रदेश से निकलती है। अच्छी बात है, बैठ जाओ। बोलो तो सीधा है, खड़ा बोलो। अरे अभी सब पढ़ा भी और लिखा भी, तुम्हें कौन दुनिया में खड़ा रहता है? खड़ा बोलो, बोलो
सिंधु की कौन सहायक नदी हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलती? ब्यास। बोल खाली कौन हो गया? चार, केवल चार बोलो। चल बैठ जाओ, बोलो बोल रहे ब्यास। ओ देखा क्या बोल ही दिया तो पार लगा। बैठ, बड़ा दोस्ती करके बैठती है ना, बोलो ब्यास। अरे वाह, बड़ा गहरा दोस्ती है, ये लोग तो जबरदस्त में है एकदम। कॉपी में देखते ब्यास कहां से निकलती है, पढ़ो, निकाल ब्यास। अरे क्वेश्चन समझ रहा है ना? अब यही होता है, देखो यही होता है, पूरा पढ़ा दिए और क्वेश्चन पूछता है कौन से सिंधु की सहायक हिमाचल से नहीं निकलती? लड़का क्या कहेगा? ना लाला, कहां लिखा है हिमाचल से नहीं निकल? तुम वैसे ना 10वां क्लास पढ़ो लेकिन लिखाएंगे वाला है, तुमको पूरा समझना है और वहां से क्वेश्चन बनाना। बोलो आंसर। झेलम जम्मू कश्मीर से निकलती है और सही आंसर एक। कॉपी निकाल, अब देख झेलम को। अब झेलम में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जम्मू कश्मीर के वेरिनाज झील से निकलती है, लिखा है ना जी, मानचित्र में बना हुआ है। ब्यास में तो साफ अभी दिखा कि हिमाचल प्रदेश है। अब बोलो कितना के बाद अब 5 क्वेश्चन देंगे, कितना सही करेगा? 5। हमको लगता है बहुत बराबर करेगा तुमने, बात समझ लो तो बन जाएगा सबसे। बहुत सुंदर। तो अब सब्जेक्ट चेंज करिए। आज सिंधु नदी तंत्र आपने बहुत बढ़िया से सीखा है, अब गंगा को इसी तरह से 3 दिन बढ़िया से सीखना है आपको। मर नदी का ट्यूशन और किसने के पढ़ा तुम?